12 की इतिहास की बुक का चैप्टर 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज। इससे हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और उसमें 5 से 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग देख रहे थे कि उपनिवेशवाद क्या है और उसका ग्रामीण समाज पर क्या असर पड़ रहा है। खासकर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे देखने का प्रयास कर रहे थे कि भारत में उपनिवेशवाद का क्या असर पड़ा और भारत के ग्रामीण समाज पर इसका क्या असर पड़ा। तो हम लोगों ने देखा कि उपनिवेशवाद के तहत ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे शासन कायम हो गया और ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकार थे वो जब अपने हाथों में ले लिया, चूँकि वो यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन बहुत जल्द उनको यहाँ पर प्रशासनिक अधिकार मिल गया। वो यहाँ पे शासन करने लगे और इसी शासन के तहत उन्होंने यहाँ की जो राजस्व नीति है उसमें तरह तरह के परिवर्तन किए और कुछ विशेष व्यवस्थाएं लागू की, जिसमें हम लोगों ने 3 विशेषताओं के बारे में देखा, जैसे कि जिसमें थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और अस्थाई बंदोबस्त। इन सब के क्या क्या विशेषताएं थी, इन सब के क्या क्या गुण और दोष थे, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब आज जो है उसमें हम ये देखेंगे, आज का वीडियो हमारे लिए ये इस विषय पर होगा कि इन्हीं सब नीतियों के फलस्वरूप जो विद्रोह हो रहे हैं भारत में, जो विद्रोह हुए हैं उस समय, उनको हम लोग देखेंगे। और खासकर हम आज देखेंगे संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह जो है वो संथाल क्षेत्र में हुआ और ये विद्रोह 1855-56 में हुआ। 1 वर्षों तक ये विद्रोह चलता रहा और इस विद्रोह के जो नेता थे वो थे सिद्धू और कान्हू नामक 2 भाई। ये दोनों एक भाई थे और इन दोनों ने ही संथाल विद्रोह स्टार्ट किया था। और जो भी लोग संथाल क्षेत्र में रह रहे थे उन सब लोगों ने इन लोगों को ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत समझा और इनके नेतृत्व में किए गए आंदोलन को इन्होंने साथ दिया, इसमें उनके इस आंदोलन के भागीदार बने। तो ये जो सिद्धू और कान्हू थे, इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया, तो कोई भी आंदोलन तो शुरू होता है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो इस आंदोलन के पीछे क्या कारण थे? इस आंदोलन के पीछे जो कारण थे वो थे किसानों का शोषण। और ये जो शोषण हो रहा था वो कौन कर रहे थे? ये शोषण कर रहे थे जमींदार वर्ग, महाजन, साहूकार और ब्रिटिश अधिकारी। अब कहानी क्या है? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जो व्यवस्थाएं ब्रिटिश सरकार ने लागू की थी, स्थायी बंदोबस्त हो या फिर महाराड़ी बंदोबस्त हो या फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो, हर एक बंदोबस्त में जो मरना पड़ रहा था वो किसानों को ही पड़ रहा था और लाभ जो है वो पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार को हो रहा था और कुछ अर्थों में अगर देखा जाए तो महाजनों को भी इससे लाभ हो रहा था। तो लेकिन राजस्व की दर सरकार निश्चित कर देती थी और उसे वसूलने का जिम्मा दे देती थी महाजन वर्गों को या ज़मींदार वर्ग को। अब ये ज़मींदार वर्ग क्या करते थे कि मनमाने ढंग से राजस्व वसूलते थे, मतलब जितना राजस्व तय किया गया है उससे ज़्यादा भी वसूलते थे। और राजस्व वसूली का जो तरीका था वो बहुत ही निर्ममतापूर्वक था, वो बहुत ही कठोरतापूर्वक वसूला जाता था। किसानों को हर हाल में लगान देना ही था, चाहे फसल हो या ना हो। और जो लगान तय करते वक्त जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो इस बात का भी ध्यान नहीं रखते थे कि अगर मौसम के ख़राब हो जाने के कारण या फिर वर्षा ना होने के कारण या फिर सूखा पड़ जाने के कारण अगर बारिश नहीं हो रही है और अनाज नहीं उपजा पा रहे हैं किसान, तो ऐसी स्थिति में वो लगान कहाँ से दें? तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से किसानों के लिए किसी तरह की कोई ऋण की व्यवस्था नहीं की गई थी, किसी तरह की कोई सहायता की व्यवस्था नहीं की गई थी। किसानों को कोई सहायता नहीं दी जाती थी, ना ही कोई औजार दिए जाते थे कृषि करने के लिए, ना ही फसल बीज दिए जाते थे, ना कीटनाशक दवाइयाँ कभी दी जाती थी। ऐसे में जो भी उत्पादन का भार होता था वो सिर्फ किसानों पर होता था। किसान कुछ भी करके उन्हें अनाज उपजाना था और उन अनाजों को बेचकर बस उन्हें वो सरकार के द्वारा निर्धारित कर चुकाना था। लेकिन जब वो ऐसे कभी परिस्थिति आ जाती थी कि वो कर नहीं चुका पाते थे, तब भी ज़मींदारों का, महाजनों का प्रेशर उन पर बना ही रहता था कि उन्हें लगान देना ही है। ऐसे में वो लगान चुकाने के लिए कभी-कभी तो अपनी ज़मीनें गिरवी रख देते थे, कभी कुछ कर्ज ले लेते थे साहूकारों से। अब ये साहूकार क्या करते थे कि उनसे मूल तो वसूलते ही थे, लेकिन साथ ही साथ जो ब्याज होता था वो ऊँचे दर पे होता था और वो ब्याज को चुकाते-चुकाते ही किसानों की आधी उम्र निकल जा रही थी। ऐसे में महाजन जो हैं वो इन्हें कचहरी का तक जाने भी नहीं देते थे। मतलब अगर कोई किसान ये चाहे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और वो इंसाफ़ पाने के लिए कचहरी जाना चाहें, तो उन्हें रोका जाता था। कैसे? उनके मवेशियों को अगवा कर लिया जाता था, उनके घर के लोगों को अगवा कर लिया जाता था और उन्हें धमकाया जाता था कि अगर वो कचहरी जाते हैं और शिकायत करते हैं, तो उनके मवेशियों को वो लोग ले लेंगे, उनके मवेशी उन्हें नहीं लौटाएँगे या उनके परिजन जिनको उन्होंने अगवा किया है, उन्हें नहीं लौटाने की धमकी। तो ऐसे में ये जो किसान थे वो चाह कर भी कचहरी नहीं जा पाते थे न्याय के लिए, ना ही दरोगाओं के पास जा सकते थे। और अब जो है हर हालत में एक तो उन्हें सरकार की मार झेलनी पड़ रही है कि लगान की दर ऊँची रखी गई है।
ज़मींदारों की मार झेलनी पड़ रही है कि वो हर हालत में लगान चाहते ही हैं। ऊपर से जो महाजन और साहूकार हैं जिनसे वो कर्ज ले लिए हैं, उनका भी इन्हें शोषण सहना पड़ रहा है। तो इन अत्याचारों को देखते हुए सिद्धू और कान्हू नामक 2 भाई जो थे, उन्होंने आंदोलन करने का बीड़ा उठाया और उनके नेतृत्व में संथाल क्षेत्र के सभी लोगों ने आंदोलन में शामिल हुए और ये विद्रोह हुआ। तो अब हम देखेंगे कि इस विद्रोह की मांग क्या थी, उन्होंने किन मांगों को लेकर ये विद्रोह शुरू किया था और ये विद्रोह कहाँ तक किया, ये हम बात करेंगे इस पर। तो ये जो संथाल थे, जो सिद्धू कान्हू थे, उन्होंने आंदोलन करने से पहले सरकार के समक्ष अपनी 3 मांगें रखी। पहली तो ये कि उनका शोषण बंद किया जाए। दूसरी मांग उन्होंने ये रखी कि उनकी ज़मीनें, जो महाजनों ने, जो साहूकारों ने, जो ज़मींदारों ने छीन ली हैं, उनकी ज़मीनें अब उन्हें वापस कर दी जाए। और तीसरी मांग उन्होंने ये रखी कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक जीने दिया जाए। ये जो संथाल हैं, वो ऐसे आदिवासी हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें उनका जो जंगल है, वो ही उनकी दुनिया है। वो ये चाहते हैं कि उनकी दुनिया में किसी भी बाहरी लोगों का कोई प्रभाव ना रहे, ना कोई बाहरी लोग वहाँ आए और ना ही वो लोग वहाँ से बाहर जाने की कभी बात सोचते थे। तो ऐसी मनोवृत्ति वाले लोगों के बीच जब बाहरी लोगों का आगमन हुआ, यानी कि अंग्रेज़ों का जब आगमन हुआ, तो इन्होंने बाहरी लोगों को एक निश्चित शब्द से परिभाषित किया और वो शब्द था दीकू। ये अंग्रेज़ों को, महाजनों को, साहूकारों को, पुलिस वालों को ये दीकू कहकर बुलाते थे, जिनका अर्थ होता था बाहर वाला। तो ये जो हैं अपने जंगल को ही अपनी दुनिया मानते थे और वो चाहते थे कि उनकी दुनिया बस उतनी ही दूर तक रहे, वो जंगलों से ही अपने सारे जीवन यापन की चीज़ें वसूल करें और वहीं पर वो रहें। वो प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति को छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में जब बाहरी लोगों का आगमन वहाँ हो गया, तो इन्हें बहुत दिक्कत होने लगी। तो इसीलिए सबसे पहले आंदोलन करने से पहले उन्होंने अपने सरकार के समक्ष 3 मांगें रखी कि उनकी ज़मीनें वापस की जाए, उन पर जो शोषण हो रहा है वो शोषण बंद किया जाए और साथ ही साथ उन्हें स्वतंत्रता से जीने दिया जाए। इस स्वतंत्रता से जीने दिया जाए का अर्थ ये है कि अब चाहते हैं कि उनके जो क्षेत्र हैं, उनका जो घर है, उनका जो जंगल है, जो इलाका है, वहाँ पर किसी भी बाहरी लोगों का कोई आक्रमण ना हो, कोई आगमन ना हो, कोई बाहर के लोग ना आए और ऐसी स्थिति को ही वो स्वतंत्रता से जीने की स्थिति कहते थे और वो यही मांग कर रहे थे। लेकिन जब उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तब उन्होंने फिर शस्त्र उठाए और उनके शस्त्र क्या थे? उनके शस्त्र थे तीर, कमान, भाला, कुल्हाड़ी, बस यही उनके शस्त्र थे। इन्हीं शस्त्रों के साथ उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, लेकिन बहुत जल्द उनके इस आंदोलन को दबा दिया गया। ये आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं कर पाया था और इस आंदोलन को बहुत ही निर्ममतापूर्वक दबा दिया गया। तो हम देखेंगे कि इस विद्रोह का दमन कैसे हुआ। तो ये जो विद्रोह था, ये संथाल क्षेत्र में बहुत ही तीव्र गति से फैला और बहुत जल्दी ये आंदोलन जो है संपूर्ण इलाके में फैल गया। लेकिन जितनी तीव्रता से ये आंदोलन फैला था, उतनी ही तीव्रता से इस आंदोलन को दबा भी दिया गया। बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ सरकार ने कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को उस क्षेत्र में भेजा और बहुत ही निर्ममतापूर्वक इस आंदोलन को दबा दिया गया। तो ये आंदोलन क्यों असफल हुआ? इस आंदोलन की सफलता के पीछे कुछ कारण थे। कारण ये था कि ये जो आंदोलन इसलिए असफल हुआ क्योंकि जिन हथियारों से ये संथाल लड़ रहे थे, वो पारंपरिक थे। जैसे तीर है, कमान है, भाला है, कुल्हाड़ी है, तो ये पारंपरिक हथियार थे। लेकिन अंग्रेज़ अधिकारियों के जो हथियार थे, वो काफ़ी नए ज़माने के थे और वो उनकी जो क्षमता थी, वो इनके पारंपरिक हथियारों से कहीं ज़्यादा थी। और अंग्रेज़ अधिकारी जो हैं, वो संख्या में भी ज़्यादा थे और इसी वजह से ये आंदोलन जो है बहुत ही कम समय में बहुत ही निर्ममतापूर्वक दबा दिया गया और ये आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले ही असफल हो गया। लेकिन ये आंदोलन तो असफल हो गया, ये आंदोलन अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सका। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने ये तो समझ लिया था कि अगर इस तरह का आंदोलन दोबारा होने लगा और लगातार होने लगे तो फिर उनका यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को उन्होंने गहराई से समझा और इस आंदोलन को समाप्त करने के बाद कुछ हद तक इस क्षेत्र में कुछ सुधार ज़रूर किए गए ताकि इनको जो है कुछ राहत मिल सके। तो हम देखते हैं कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यही हम देखेंगे कि अंग्रेज अधिकारियों को भारतीयों की या फिर इन संथालों की शक्तियों का एहसास हो चुका था और ये भी समझ चुके थे कि अगर इस तरह से इनका शोषण लगातार होता रहा तो फिर इनको दबाना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह था कि आंदोलन की समाप्ति के बाद अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इस क्षेत्र में जो कानून व्यवस्थाएं थी उसमें कुछ हद तक परिवर्तन किए गए ताकि इनकी मांगों को कुछ हद तक पूरा किया जा सके। तो ये था संथाल विद्रोह, जो कि भूमि व्यवस्थाओं की अव्यवस्थाओं के कारण ये आक्रोश जो है वो भारतीय किसानों में, यहाँ के जो लोग हैं उनमें पनपा और फिर इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। और ये आंदोलन मुख्यतः ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति था, महाजनों के प्रति था, साहूकारों के प्रति था और पुलिस वालों के प्रति था।
तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।